तो हमें पटियाला से निकले हुए लगभग 10 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम पटियाला से। और अभी जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं मलेरकोटला। तो मलेरकोटला के लिए सफ़र चालू हो रहा है, तो आप बने रहें वीडियो में मेरे साथ। और बड़ी खूबसूरत रोड है, तो मैंने सोचा इसको भी शूट करते हुए चलूँ। शहर में शूट करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा है और काफ़ी खूबसूरती है। जैसे कि पंजाब में है, मैंने आपको बताया था, तो पंजाब की अपनी खूबसूरती है और पूरे पंजाब में ही खूबसूरती है। आप कहीं पर भी निकलोगे तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का, इस जगह आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, रोड पर गांव की खूबसूरती, शहरों की खूबसूरती, सभी जगह आपको चारों तरफ खूबसूरती और सुकून नज़र आएगा। तो यही पंजाब की खासियत है। और पंजाब की जो मिट्टी में खुशबू है मोहब्बत की और सुकून की, तो वो आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगी। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलें। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में, तो जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भाइयों, 5 से 6 साल की उम्र से मुझे याद है कि जब मैं पहली क्लास में बैठा था पढ़ने के लिए, तो शौक़ बड़ा था पढ़ने का। और पढ़ने के शौक़ के साथ साथ जो एक गांव की जो ज़िंदगी होती है, वो पूरी ज़िंदगी जी हमने खुल के। जैसे खेलना, गोली खेलना, पतंग उड़ाना और बैट बॉल, वॉलीबॉल, गिल्ली डंडा, सभी खेल हमने खेले हैं। आज के टाइम पे जो शहरों में बच्चे हैं या गांव में भी बच्चे हैं, तो मोबाइल आने की वजह से उनके ये सारे खेल छूट गए उनसे। आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो मोबाइल में ज़्यादा टाइम देते हैं, ना कि खेल कूद में, जबकि इस उम्र में खेल कूद का होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मदरसे से पढ़ाई स्टार्ट की हमने और 5वीं क्लास तक उर्दू मीडियम मदरसे में जैसे तालीम होती है, तो उर्दू की और हिंदी दोनों तरीके की तालीम मिलती थी, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हमने वहाँ से मदरसे से हासिल की। वो तालीम हासिल करने के बाद हमारे गांव के पास एक जगह पड़ती है नजीबाबाद, नवाब नजीबुद्दौला का बसाया हुआ शहर है वो। और वहाँ पर सुल्ताना डाकू के किले के नाम से भी किला फेमस है, जो नवाब नजीबुद्दौला का ही किला था, मगर उस पर कुछ टाइम तक सुल्ताना डाकू का भी कब्ज़ा रहा। सुल्ताना डाकू के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सुल्ताना डाकू के अपने आप में बहुत किस्से हैं और एक यूनिक तरीके का डाकू हुआ है। सुल्ताना डाकू बोलते हैं कि गरीबों में वो धन दौलत बांट दिया करता था और ज़मींदारों से, अमीरों से लूट कर, जितने भी उस वक्त के ज़मींदार होते थे तो उनसे उनका माल दौलत लूटता था और गरीबों में बांट दिया करता था। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और बोलते हैं कि सबसे शुरू में जो सुल्ताना डाकू का डाकू बनने का जो सफ़र था, वो शुरू हुआ था एक अंडा चुराने से। तो बोलते हैं कि बचपन में ही अगर बच्चे को तुम उसकी छोटी छोटी गलतियों पर डांट दो या उसे समझाओ, तो आगे वो बड़ी गलती करने से बचता है, यानी कि उसे बचा लोगे तुम आगे बड़ी गलती करने से। तो नजीबाबाद में हमने फिर 10 तक की पढ़ाई मैंने नजीबाबाद में की। नजीबाबाद में एक स्कूल है कासमी इंटर कॉलेज, तो वहाँ मैंने 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट की और वहाँ से 11-12 करने के लिए मैं मुंबई चला गया। तो जब मुंबई पहुँचे तो मुंबई में जाकर पहले तो एडमिशन होने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश। मुंबई में जो स्कूल यानी कि कॉलेज जो स्टार्ट हो जाता है वो 11th से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे स्कूलिंग 10वीं तक होती है। तो 11-12 हमको कॉलेज से करना पड़ता है वहाँ पर मुंबई में, एक अपना रूल है उनका। तो जब मुंबई पहुँचे तो 2-3 महीने घूमने के बाद एक स्कूल में एडमिशन हो गया 11th में। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स भी कराए जाते थे, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते थे वहाँ पर।
ये सरदार जी मलेर कोटला जाना है सीधे। ये पीछे थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया था, तो इसलिए हमें वीडियो बीच में से कट करनी पड़ी। और अभी ये सीधा रोड जो है मलेर कोटला जा रहा है। तो मलेर कोटला के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मलेर कोटला में एक दरगाह है, नाम तो फ़िलहाल मेरे दिमाग से निकल गया इस टाइम, और किला है, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस है। तो वहाँ पे पूरा एक दिन कल हम वीडियो शूट करेंगे, और आज रात रुकेंगे और परसों कल रात रुकेंगे वहाँ पर। कोशिश करेंगे कि हमें रहने की जगह फ्री में मिल जाए, बाकी अगर नहीं मिलती तो ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी रहने का इंतज़ाम फ्री में ही करना है, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी होती जा रही है। तो थोड़े बहुत जो पैसे बचे हैं उनको सेव करके चलना है, जिससे कश्मीर तक का सफ़र में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ये मार्केट है यहाँ की, पता नहीं कौन सा एरिया है, नभा है शायद, नभा। तो फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह मिल रही थी यहाँ पर। एरिया थोड़ा छोटा ही है, छोटा शहर टाइप भी है थोड़ा देखने में, ऐसा नहीं है कि गांव है। यहाँ से 30 किलोमीटर है मलेर कोटला। तो हम कहाँ थे, हाँ मैं मुंबई गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर हमारा जो गांव में जो घर होते हैं बड़े बड़े होते हैं और सब खुला खुला होता है। तो वहाँ पे 10 बाई 10 के रूम में जाके तो ऐसा लगता था कि जैसे कैद हो गए, भीड़ बड़ा, बहुत ज़्यादा भीड़। तो शुरू में 2-3 महीने बिल्कुल भी मन नहीं लगा, दिल करता था कि गलती तो नहीं कर दी, कहाँ फंस गया आगे। तो फिर बांद्रा में, ये बांद्रा एक जगह है जहाँ पे फिल्मी स्टार लोग रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे एक्टर वहाँ पर रहते हैं बांद्रा में। तो वहाँ पे एक कॉलेज था, उर्दू अंजुमन ऐसी कोई नाम था कॉलेज का। तो वहाँ पर मैंने 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया, और वो बड़ी सोच लगानी पड़ी जब जाके वो एडमिशन हुआ वहाँ पर। तो 11वीं पढ़ी वहाँ पर, 12th पढ़ी बड़ा दिल लगा के। इंग्लिश मीडियम था तो शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अगर टीचर बोल रही है कि ये ओरल टेस्ट है आपका कल, तो ये नहीं पता था ओरल टेस्ट बोलते किसको हैं। तो जो साथ में लड़के थे जिनसे यारी दोस्ती हो गई थी, 2-3 लड़के थे, एक हबीब शेख और एक गुलाम गौस और एक इरफान मेमन। 2-3 लड़के थे जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। फिर हबीब शेख और गुलाम गौस मेरे साथ आगे भी BCA भी उन्होंने मेरे साथ में ही किया। तो हमने वहाँ पर 11वीं की, 12th की, और 12th में मैंने फर्स्ट डिवीज़न लेकर आया मैं। 10th में जो नजीबाबाद से जो 10th करके गया था मैं अपने यहाँ से, वहाँ पे मेरे 50% मार्क्स थे, मगर वहाँ पे मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई। यानी कि मेहनत की, ऐसा नहीं कि मैं मायूस करूँ घर वालों को कि यहाँ मुंबई गया पढ़ने और यहाँ पे भी नंबर कम। तो मैंने बहुत दिल लगा के मेहनत की। और तो घरों में मैं जो रहता था, तो मैं सब काम करने वाले थे मेरे रूम में। तो कुछ 1-2 मेरे गांव के भी थे उसमें से, और बाकी ज़िला बिजनौर के रहने वाले थे ज़्यादातर सब। तो उन्हीं के साथ रहना सहना था। तो वहाँ पर रात में बेचारे सब सोते थे, सुबह उनको काम पे जाना होता था। तो पास में ही 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में ही वो एक जगह थी, मझगांव गार्डन। तो वो रात में अक्सर स्टूडेंट के लिए खुला रहता था। तो अक्सर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं वहाँ पे जाता था, रात भर वहाँ पे पढ़ा मैंने।
मेरे साथ एक लड़का और होता था मेहताब, वो भी मेरे गांव का था, वो भी वहाँ पे ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने गया था मुंबई। तो रात में वहाँ पे पढ़ते थे हम और सुबह में फिर एग्ज़ाम देने चले आते थे। तो बड़ी मेहनत बड़ी परेशानी के साथ 11वीं-12वीं वहाँ से की। फिर मैंने खारघर एक जगह है मुंबई में ही, नई मुंबई में वो लगता है, यानी कि न्यू बॉम्बे। तो वहाँ से मैंने BCA में एडमिशन ले लिया। मुझे एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज माहिम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मिल रहा था, मगर दिमाग में था 10वीं क्लास पढ़ते हुए एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ पड़ा था कि MCA कोई कोर्स होता है। तो बस दिमाग में बिठा लिया था उसी दिन से कि जी MCA करना है। पता भी नहीं था MCA होता क्या उस वक्त, तो कि MCA करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो 11वीं-12वीं के बाद खारघर गए, खारघर में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के 10 दिन बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से मुझे कॉल आया कि आपका एडमिशन यहाँ पे पेंडिंग है, अगर आप लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं आगे। मैंने क्या 11वीं और 12वीं में ना मैंने मैथ और फिज़िक्स केमिस्ट्री की जगह मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और बहुत अच्छी समझ थी मुझे, तो मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। उस बेस पे मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में एडमिशन मिल रहा था। मगर मैं BCA में एडमिशन ले चुका था, फ़ीस भी जमा कर चुका था फर्स्ट सेमेस्टर की, और दिमाग में भी पहले से यही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो बस वहाँ पे एडमिशन ले लिया, पढ़ाई चालू कर दी। खारघर में भारतीय विद्यापीठ नाम का एक कॉलेज है, तो वहाँ पर हमने BCA कंप्लीट किया। अब उसी दौरान 2 साल हो गए थे मुंबई में रहते हुए, तो मुंबई की हवा भी लगनी जाहिर सी बात है ज़रूरी थी। तो मुंबई की हवा लगी वहाँ पे। फिर जो मुंबई में वहाँ का जो कल्चर था उसको भी एडॉप्ट कर लिया कल्चर को, और वहाँ के बिल्कुल रंग रूप में ढल गए। कुछ मराठी भी बोलनी सीख ली और मुंबई की लैंग्वेज भी, कि किधर आ रेला किधर जा रेला, आपुन जाने का आने का, खाने का पीने का, ये सब चीज़ें सीख ली बढ़िया 2 साल में, यानी कि मुंबई के रंग रूप में बिल्कुल ढल गए। अभी तक मैं किंग सर्कल में रह रहा था, मुंबई में एक जगह है किंग सर्कल, तो वहाँ पे रह रहा था मैं। तो वहाँ पे ना होता क्या था कि मैं कॉलेज से आया और वहाँ पे सब लेबर क्लास या फिर काम करने वाले, कोई भी मेरे साथ पढ़ा लिखा या इस तरीके के लोग नहीं थे कि जिनके साथ में बैठ सकूं। तो जो एक स्किल्स अंदर आनी चाहिए थी, मुंबई जाने का जो मकसद था वो डेवलप नहीं हो पाई वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से फिर पनवेल की तरफ रुख किया। मेरे एक भाई हैं जो पनवेल में रहते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके रहने लगा। वहाँ मुझे कम से कम इतना ये फ़ायदा था कि मैं अकेला रहता था, तो मेरा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ था। तो पहला साल कंप्लीट हुआ। पहला साल कंप्लीट होने के बाद रमज़ान का टाइम था, जो अब चल रहा है, रमज़ान ही चल रहे हैं अभी भी। तो उस वक्त कॉलेज की ना क्रिकेट टीम बननी है, तो रमज़ान की वजह से मैं 2-3 दिन से कॉलेज नहीं गया था। तो मेरे जो दोस्त थे हबीब शेख और गुलाम गौस, उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया ऐसे ही कि मजाक मस्ती में कि चलेंगे खेलने क्रिकेट। अब शायद वो लोग नहीं जानते थे कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ और बहुत अच्छा जानता हूँ। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा 2-3 दिन के बाद, तो वो कहने लगे कि हमने तेरा नाम लिखवा दिया था ऐसे ऐसे DY पाटिल स्टेडियम में, हमें चलना है खेलने, सॉरी सुनील गावस्कर स्टेडियम में। तो वहाँ पर हम चले गए। तो वहाँ पे क्या, हमारा जो कॉलेज का जो कोच था उसने बोला कि भाई आउट करने की है, बस सबको आउट करना है एक एक को। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे वो लोग 33 ओवर खिला चुके थे, आज भी मुझे याद है। बिल्कुल प्लेन पिच थी और हम खड्डों में खेलने वाले, यानी कि खेतों में पिच बना ली और खेल ली, या आम के बाग में पिच बना ली, वहाँ पे क्रिकेट खेलना सीखा। तो 33 ओवर वो लोग मुझे खिला चुके थे और 2 बॉल मैं खो चुका था, 6 मार के, बहुत लंबे लंबे 6 मारे। तो वो उधर स्टेडियम के पार एक नाला था, उस नाले के पार चली गई बॉल। तो 2 बॉल खो चुका था और
33 ओवर खेल चुका था मैं। तो सब कहने लगे कि भाई हम तो तुझे ऐसे ही लेके आ गए थे अपने साथ, हमें नहीं पता था तुझे खेलना आता है। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया कॉलेज की टीम में। अब हमें पूना भेजा गया। तो पूना में मेरा एक कज़िन ब्रदर रहता है अल्ताफ़। तो 2-3 बार वो भी मुझसे मिलने आया। पूना में एक जगह है केसरीवाड़ा, वहाँ पर जाकर अक्सर हम रुकते थे। और ये क्या तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, तो उनके हॉस्टल में रुकते थे जाकर। और शाहू कॉलेज नाम का एक कॉलेज है, वहाँ पे उसके ग्राउंड में मैच खेलने जाते थे। तो कॉलेज की टीम में लगभग 1 साल खेला मैं। कई जगह खेलने गए, बहुत सारी जगह खेली और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर बनाए। तो वहाँ पे क्या मेरे ना हर सेमेस्टर में, ये 2 सेमेस्टर हुए 1 साल में, तो उसमें मेरी 3-3 बैग 4-4 बैग आने लगी। यानी कि क्रिकेट के ऊपर ही सारा ध्यान फोकस। और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता था, तो वो ट्रीटमेंट ऐसा था कि लगता था कि हाँ बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। और इंडिया की टीम में बस 2-3 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके के ख्वाब भी आने लगे थे। तो जब फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होने लगा कि इतनी सारी बैग आ गई मेरी, अब इनको कैसे कवर करूं। तो वहाँ पे डिसीजन लेना था कि सामने इंजीनियरिंग है और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, जॉब कर लेंगे। और क्रिकेट में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे उस वक्त क्रिकेट को छोड़ना बेहतर समझा और अपने कोर्स को कंटिन्यू किया। बाकी मुझे कॉलेज वालों ने एक सर्टिफिकेट दिया था कि आप कभी भी किसी भी क्लब से खेल सकते हो जाकर। और नेरुल में एक स्टेडियम था, वहाँ पे मेरी फ्री एंट्री भी हो गई थी कि वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो उस क्लब से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ज़िंदगी में कि जिनको सोचा नहीं था कि ऐसा होएगा। तो वहाँ से BCA कंप्लीट किया। 3-4 गर्लफ्रेंड भी रही वहाँ पर, नाम तो नहीं बताऊँगा किसी का मैं, मगर 3 से 4 गर्लफ्रेंड मुंबई में रही। मैं मुंबई रहा 5 साल। तो 2 साल 11-12 की, फिर 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ से। टोटल में 5 साल रहा। तो 5 साल में पूरा मुंबई वाला बन गया था, मुंबई के रंग रूप में ढल गया था। तो वहाँ पे मेरी ओवरऑल जो परसेंटेज बनी वो बनी 72% BCA में। और जब BCA में एडमिशन लिया था तो लैपटॉप कंप्यूटर तक नहीं चलाना आता था, कभी चलाया ही नहीं था उससे पहले। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने पहुँच गए थे और कंप्यूटर का पता नहीं था कैसे ओपन होता है कैसे नहीं। तो शौक़ था कि जावा सीखनी है। BCA में भी सारा कंसंट्रेशन जावा पे रहा। मगर सुनने में आता था, दूसरे लोग बताते थे कि जावा का बंडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जावा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सबसे टॉप की लैंग्वेज है। मगर काफ़ी डीप नॉलेज होने के बाद ही इसमें सक्सेस है या एंट्री मिल सकती है कंपनीज वगैरह में। अब MCA करना था तो मुंबई में पता किया। मुंबई में MCA में कहीं एडमिशन जल्दी से हुआ नहीं, और कहीं हो भी रहा था प्राइवेट में तो फीस बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए वहाँ से मुंबई से फ़ैसला किया कि पंजाब चल रहे हैं पढ़ने के लिए। पहले नजीबाबाद से मुंबई गए, अब मुंबई से पंजाब। तो पंजाब में एक जगह है जलंधर, तो जलंधर में सेंट सोल्जर नाम का एक कॉलेज है, वहाँ पर MCA में एडमिशन ले लिया। फ़ीस भी कम थी, हमारे चाचा की पहचान थी कॉलेज में, तो फ़ीस और भी कम हो गई। लगभग 30,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस हो गई हमारी। और वहाँ से MCA के लिए हमने अवतार नगर में रूम ले लिया, चाचा का ही रूम था तो वहाँ पे रहने लगे। तो मेरे गांव के 3 लड़के थे, 3 या 4 लड़के थे हम। तो हमने वहीं से MCA किया और वहाँ पे भी सारा कंसंट्रेशन जावा लैंग्वेज पे था कि जी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी है। मगर वही कि जो नसीब में लिखा होता है ना, ज़िंदगी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ज़िंदगी इंसान को कैसे कैसे घुमाती है। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको ये स्टोरी, वरना स्टोरी तो बहुत लंबी है।
तो वहाँ से जब MCA में एडमिशन ले लिया तो पंजाब का, तो वहाँ पे पता लगा कि जी यहाँ पे टीचरों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। बस वो जो पढ़ाते थे ज़्यादातर पंजाबी में बोल के पढ़ाते थे। तो पढ़ा हुआ तो था ऑलरेडी सारा BCA में, वही MCA में होता है, कोई नया नहीं होता MCA में, खाली बस डिग्री का फ़र्क होता है। तो जो टीचर्स थे वो टीचर्स भी किताब में से देख देख के लिख दिया करते थे, बुक में से, ब्लैक बोर्ड पे। प्रोग्रामिंग नाम की तो चीज़ थी नहीं, सब थियरी था। एग्ज़ाम में भी ऐसी होता था कि कुछ भी लिख दिया, या चीटिंग भी बहुत की है एग्ज़ाम में, चीट बना के ले जाते थे। और क्योंकि थियरी कौन याद करेगा, प्रैक्टिकल में कुछ आए तो बात समझ में आए। तो यहाँ पंजाब में पढ़ते हुए भी एक लड़की से मोहब्बत हो गई, पसंद आ गई वो लड़की। तो 2 साल 3 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं लगा। एक दोस्त भी थी मेरी यहाँ पर, शालिनी शर्मा, एक बहुत अच्छी दोस्त रही, 3 साल लगभग मेरे साथ में रही वो। तो दोस्त थी बहुत अच्छी, वो हिमाचल से थी, हिमाचल की रहने वाली थी। बहरहाल 3 साल कंप्लीट करने के बाद यहाँ से रुक किया जलंधर से गुड़गांव, दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचे तो पता चला जी जावा में तो कोई एंट्री है ही नहीं फ्रेशर में, बहुत डीप नॉलेज चाहिए, बहुत डीप पढ़ के आना पड़ता है, या कैंपस सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई। तो हमारे चाचा के एक जानने वाले थे, वो कंपनी चलाते थे नोएडा में, सेक्टर 63 या 63 में। तो वहाँ पे 6 महीना PHP और ड्रूपल, WooCommerce, मैजेंटो, इन सब पे काम करने का मौका मिला। वहाँ से 6 महीने में वेबसाइट बनाना सीखी, वर्डप्रेस सीखा, कंटेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो नई थी मेरे लिए, क्योंकि इनको पढ़ा भी नहीं था। मगर यहाँ ये था कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, फील होता था ऐसा। मगर वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कुछ मिलता नहीं था वहाँ पे। वो मुझे सिखा रहे थे तो सिखाने का कुछ देते नहीं थे, समझ लो एक तरीके से, बट ट्रेनिंग कर रहा था मैं। अब प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था, अपना खर्चा दिल्ली में रह के उठाना था, रहना सहना तो फ्री में था, बाकी आना जाना खाने पीने का खर्चा वो भारी पड़ने लगा। कब तक घर वालों से लेंगे। तो मेरा भतीजा, इंडिया मार्ट की एक कंपनी थी, चाइल्ड कंपनी, वो थी टोलेक्सो, वहाँ पे मेरे भतीजे की जॉब लगी हुई थी, 1-1.5 साल से काम कर रहा था। तो उसने मेरा इंटरव्यू करवाया वहाँ पे। बहरहाल मुझे कैटलॉग मैनेजमेंट में ई-कॉमर्स कंपनी थी, जॉब मिल गई। पहली सैलरी जो थी वहाँ पर 16,500 रुपये, 16,500 रुपये सैलरी थी। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ और पढ़ते रहे वहाँ पे, काम करते रहे। तो मैंने 6 महीने के अंदर कैटलॉग मैनेजमेंट में होता क्या था, जो भी सेलर आएंगे ना उनको ऑनबोर्ड कराना होता था वेबसाइट पे, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके प्रोडक्ट चेक करके एक एक्सेल शीट पूरी तैयार करके डेवलपमेंट टीम को भेजी जाती थी। डेवलपमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं था, बस सेल्स फोर्स चलाना आ गया था मुझसे। सेल्स फोर्स पे काम था मेरा, यहाँ से लीड जनरेट होती है सेल्स फोर्स से। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ और मेरा जो मैनेजर था वो मवाना का था। तो वो बोलने लगा कि शादाब तूने कमाल कर दिया भाई, एक भी लीड पेंडिंग में नहीं है। जिस टाइम मैंने उस कैटलॉग मैनेजमेंट को ज्वाइन किया था तो एक लड़की काम करती थी और एक लड़का था। तो 200 से 250 लीड्स हमेशा पेंडिंग में रहती थी। मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मैं चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, मगर जब वो चीज़ मेरी समझ में आ जाती है ना तो उसको मैं अपने तरीके से, इतनी फास्ट तरीके से करना चालू कर देता हूँ। उसी चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। तो टोलेक्सो रॉक स्टार का अवार्ड मिला मुझे। वहाँ पे मुझे डायरी, एक बैग, टी-शर्ट और अप्रिशिएट किया गया, केक वगैरह कटा मेरे नाम का और पूरी टीम के सामने बुला के मुझे अप्रिशिएट किया गया। तो जब ही एक डिजिटल मार्केटिंग में एक वैकेंसी निकलती है कंपनी में ही,
मेरा जो मैनेजर था वो मुझसे बोलता है कि शायद आप डिजिटल मार्केटिंग में मूव कर जाओ, बहुत अच्छा स्कोप है, कि ये कैटलॉग मैनेजमेंट में कब तक रहोगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उसको डिजिटल मार्केटिंग में जाके दिखाओ। तो ये कोई छोटा सा गांव आया है, हमने यहाँ से पूछा, मैंने कभी गलत रास्ता पकड़ लिया हो, क्योंकि कैमरे पे ध्यान रहता है तो फिर रोड पे इतना ध्यान नहीं रहता। तो रास्ता तो बाकी सही है, सही जा रहे हैं हम। तो मेरे मैनेजर ने मुझसे बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में मूव हो जाओ, बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत ही डिमांड में है इस टाइम ये टेक्नोलॉजी। तो मेरा इंटरव्यू कराया गया कंपनी से, कंपनी में ही, और मुझे मूव कर दिया गया डिजिटल मार्केटिंग में। वहाँ पर मैं गया तो मुझे वही 15-20 दिन या 1 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे सिस्टम समझ में आया कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में चलता क्या है। तो वहाँ पे मुझे आर लैंग्वेज भी सीखने को मिली, जहाँ से डेटा एनालिटिक्स की जो डेटा माइनिंग करके जो डेटा निकाला जाता था वो भी सीखा। एक भाई था और साथ में बैठता था, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट था, डेवलपर था वो आर लैंग्वेज का। तो वो उसने कोड वोड चलाने सिखाए मुझे, और बाकी कैंपेन चलाने सीखे, थोड़े थोड़े सीखे, इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं, मगर एंट्री लेवल पे मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी। अब नोटबंदी का टाइम आया और नोटबंदी ने कंपनी को 2 से 3 महीने बाद ही बंद करा दिया। वो जो भी हुआ बहरहाल उसके बारे में तो हमें नहीं पता, मगर हमें 2-2 महीने की सैलरी देके कंपनी बंद हो गई, पूरी कंपनी बंद हो गई। तो उसके 6 महीने तक लगभग परेशानी रही, क्योंकि नोटबंदी हुई थी, सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रही थी। 6 महीने तक जॉब नहीं मिली, जो थोड़ा बहुत पैसे थे पास पल्ले वो 6 महीने में ख़त्म हो गए, सब खा लिए। तो कुछ दिन घर पे आ गए रहने के लिए, कुछ दिन दिल्ली में रहे, इधर उधर जॉब ढूंढी। फिर एक सोलोमो मीडिया नाम की एक कंपनी थी, वहाँ पर एक ऑफ़र आया, वहाँ पे जाके जॉब मिल गई। अब 16,500 रुपये की जॉब छोड़ी थी, वहाँ पे मजबूरन 14,000 रुपये या 15,000 रुपये में वापस से ज्वाइन करनी पड़ी। तो वहाँ मैंने SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये दोनों सीखी। SEO बहुत अच्छे लेवल पे सीखा, वहाँ पर काम किया लगभग मैंने वहाँ पे 1.5-2 साल काम करने के बाद मैनेजर से कुछ अनबन की वजह से मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस मेरे काम आया। मुझे गुड़गांव में जॉब मिल गई। गुड़गांव में मुझे मिली 36,000 पर मंथ सैलरी पे, और वहाँ पे मैं एज आ टीम लीड SEO और सोशल मीडिया में एज अ टीम लीड मैं कंपनी में ज्वाइन हो गया। तो वहाँ पे मैंने काम किया लगभग 2 साल। 2 साल काम करने के बाद मेरी सैलरी हो गई वहाँ पे 45,000। 45,000 होने के बाद जब भी मेरी 2019 में शादी हुई तो शादी के 1 साल, हाँ, सन 2020 में कोरोना आ गया। अब कोरोना आया तो कोरोना ने सारी कंपनियां बंद करा दी, हम भी घर पे आ गए। तो वहाँ से क्या हुआ कि कंपनी के हालात ख़राब थे कोरोना टाइम पे, ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गई थी कोरोना में। तो पास पल्ले जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा किया था, थोड़ा उधार लिया, थोड़ा बीवी का जेवर बेचा, 8-10 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए इकट्ठे करके बिजनेस डाल लिया कोरोना के जस्ट बाद। जो ऑलरेडी कोरोना में बिजनेस बढ़िया चल रहे थे जिनके, वो बर्बाद हो गए। हमने उस टाइम नया कारोबार डाला, सबसे पहली गलती ये मेरे बिजनेस की सबसे पहली ही गलती ये थी कि मैंने बहुत गलत टाइम पे डाला था, मगर सोच के अच्छा डाला था, मगर एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसलिए सोचा था कि मार्केट ओपन है, खुली है, और अभी खुलेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा। मैंने सैनिटरी पैड और डायपर्स का काम डाला था। तो बहरहाल हुआ ये, इसका उल्टा हुआ कि हमारा पैसा फंस गया मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा था ही नहीं।
देने के लिए। तो उधारी में सारा काम चला, होलसेल का काम था, अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे काम डाला था, मेहनत भी बहुत की। तो 1 साल तो बहुत अच्छा, 1 डेढ़ साल बहुत अच्छा काम चला, लगभग 2 साल। 2 साल के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे गांव वाले आज भी समझते हैं कि इसने अय्याशी में पैसा उड़ा दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि इसने क्रिप्टो करेंसी, शेयर बाज़ार में पैसा उड़ा दिया अपना। बहरहाल ये दोनों बातें गलत हैं। एक टाइम ऐसा आया कि मेरा मार्केट में पैसा फंसा हुआ था, जो रियल चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं, कि मार्केट में पैसा फंसा हुआ था और कुछ माल मेरे पास, यानी कि जितना मार्केट में था उतने का ही मेरे पास गोडाउन में माल था। तो मेरा बेटा पैदा होता है सरमद। तो जिस दिन वो पैदा हुआ, खुशी भी हुई और दुख भी बहुत हुआ, गम भी हुआ, क्योंकि उसके पाँव ना, पंजे उल्टे थे, पीछे को घूमे हुए पंजे थे। तो टेंशन हो गई, रोने लगा मैं देख के, क्योंकि एक था हमारे गांव के पास का एक लड़का, उसके पाँव देखते थे हम, तो वो उल्टे थे पाँव पीछे को। तो समझ में नहीं आ रहा था, कुछ डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि तुम कल सुबह में, रात में वो पैदा हुआ था 10 बजे, कि कल सुबह में ही इसको बिजनौर ले जाओ और हड्डी वाले डॉक्टर हैं उनको दिखाना। तो वहाँ पे लेके गए और डॉक्टर का इलाज चालू हो गया। हर 5वें दिन डॉक्टर बुलाता था हॉस्पिटल और लगभग 8,000 का खर्च था। पूरे 8,000 रुपये लगते थे जिस दिन हॉस्पिटल जाते थे। तो ये इलाज चला 3 महीने तक, और 3 महीने तक इलाज चला। तो जो पैसा था मार्केट से तो निकल नहीं पा रहा था, मार्केट में फंसा हुआ पैसा था, जो माल था वो बिक रहा था और इलाज में लग रहे थे पैसे। और घर का खर्च अलग है। अभी ये घर का खर्च इंक्लूड नहीं है इसमें, ये सिर्फ हॉस्पिटल का खर्च था। यानी कि 8 × 48 50,000 रुपये महीना सिर्फ हॉस्पिटल में जाता था। और 3 महीने तक इलाज चला और 15-20 हज़ार रुपये घर का भी खर्च मान के चलो। तो होते होते चीज़ें ऐसी होती चली गई कि जो बना बनाया कारोबार था सब ख़त्म कर लिया मैंने। और पिछले 1.5 साल से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, और मेरे सर पर लगभग भी नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज है। तो पिछले 1 साल से तो मैं इसी कशमकश में था कि मैं जॉब तो मुझे करनी नहीं है, ब्लॉगिंग का शौक़ है, इंडिया घूमेंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, घूमने फिरने का शौक़ है, तो इसे ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो कुछ पैसे इधर से उधार लिए, कुछ इससे लिए, कुछ उससे लिए, और मैंने अपना सामान खरीद लिया। एक कैमरा लिया GoPro 12, इसकी एसेसरीज ली, तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये में कंप्लीट पड़ गया ये। बाकी 25 से 30 हज़ार रुपये कैश लेके मैं घर से निकला था, जो लगभग आधे तो हो गए और बचे हैं थोड़े बहुत पैसे। तो यही टोटल स्टोरी है भाइयों मेरी, और निकला हुआ हूँ आप लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराने के लिए। जो लोग भी भाई मुझसे जुड़े हुए हैं तो मुझे मोटिवेट करें, और मोटिवेशन का एक ही तरीका है भाई कि सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। तो मलेरकोटला बस करीब ही है, तो कल मलेरकोटला शूट करेंगे हम, मेरे एक्सप्लोर सूफीज़्म वाले चैनल पे। वहाँ की दरगाह की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगी तो मैं शादाब अख्तर व्लॉग पे भी उसको शेयर करूँगा। बाकी मेरी ट्रैवलिंग की सारी वीडियो आपको शादाब अख्तर व्लॉग पे, और फेसबुक पे भी पेज है शादाब अख्तर के नाम से। तो भाई दोनों जगह आपकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो भाइयों, क्योंकि जितनी जल्दी इनकम चालू हो जाए उतना फ़ायदा है, सफ़र में परेशानी नहीं होगी। बाकी स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है। भूख लगती है तो खाना नहीं खाते, पानी प्यास लगती है तो भाई पानी नहीं पीते, कोशिश करते हैं कि कहीं से फ्री का मिल जाए, ऐसे कोई नल लगा हुआ हो, या गुरुद्वारे में जाके पी लें, या दरगाह पे जाके पी लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत
कॉम्प्लिकेटेड है, मगर उनको मैनेज कैसे कर रहा हूँ मैं, तो वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाइयों बने रहो वीडियो में और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को भाई।